हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग यूनिट सेकंड की तरफ चलते हैं। यूनिट सेकंड थोड़ा सा लेंदी होने के कारण हम इसको लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड बफर के बारे में। सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एंड थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं एसिड बेस एंड बफर से। एसिड बेस एंड बफर में कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। थर्ड रहेगा हमारा प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड फोर्थ रहेगा हमारा मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी एंड कैलकुलेशन मेथड। तो बफर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक एसिड एंड बेस के बारे में जान लेते हैं। एसिड एंड बेस होता क्या है? जैसा कि आपने 8th एंड 9th क्लास में पढ़ा होगा, एसिड होता क्या है एंड बेस क्या होता है। आपने सिंपल सा वर्ड सुना होगा, एक नाम सुना होगा, अनिल। अनिल क्या करता है? अनिल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। वैसे ही क्या होता है, बेस इसका अपोजिट होता है। पर ये वर्ड आया कहां से है? लेटिन लैंग्वेज से आया। लेटिन लैंग्वेज जिसका मतलब होता है एसिडस। अब एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने ऐसा सुना होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब इसका जो अलग अलग साइंटिस्ट आए उनके हिसाब से थ्योरी क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा बेसिक जान लो। एसिड इज ए सब्सटेंस दैट कैन डोनेट एच प्लस आयन। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन को डोनेट कर देते हैं और जिनका पीएच 7 से कम होता है उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। अब बेस क्या होते हैं? बेस को सबसे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने मैट्रिक्स नाम के वर्ड से यूज किया था। अब होते क्या है, जो एसिड के साथ साल्ट बनाते हैं, द फंडामेंटल सब्सटेंस दैट अलाउ टू साल्ट टू फॉर्म ए बाय कंबाइनिंग विथ एसिड, क्या होते हैं? एसिड के साथ जो साल्ट बनाते हैं उनको बेस बोलते हैं। अब बेस होते क्या है? जो हाइड्रोक्साइड आयन भी देते हैं। बेस आर सब्सटेंस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं ये आपको आगे अभी क्लास में बताऊंगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब। थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस। सबसे पहले अरिनियस का थ्योरी आया था। अरिनियस के थ्योरी में अरिनियस ने क्या बोला था? एसिड जनरेट H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन वेयर एस अब बेस जनरेट NOH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन। एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन को जनरेट करते हैं, और बेस क्या होते हैं? जो OH माइनस आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन इन्हीं को बोलते हैं। तो जैसे एक HCl एग्जाम्पल में लिखा है HCl। अब HCl में क्या होता है? H प्लस आयन आ रहा है, मतलब ये एसिड हो गया। NaOH में क्या आ रहा है? OH माइनस आ रहा, मतलब ये बेस हो गया। अब सेकंड थ्योरी आया था ब्रोंस्टेन लोरी का। ब्रोंस्टेन लोरी ने क्या बोला था कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब इससे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रोटॉन क्या होते हैं। कोई भी प्लस आयन, जैसे H प्लस आयन हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को डोनेट, एग्जाम्पल में लिखा है HCl प्लस NH3 अमोनिया, ठीक है। अब HCl को अगर हम ब्रेक करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने अरिनियस थ्योरी में किया था, तो H प्लस आयन आ रहा था और Cl माइनस आयन आ रहा था। वैसे ही NH3 में क्या होगा? एक लोन पेयर होता है N के पास, लोन पेयर होता है N के पास। तो N के पास लोन पेयर होने के कारण ये क्या करता है? H प्लस आयन को ले लेता है। तो यहाँ से ये H प्लस आयन दे रहा, मतलब ये एसिड होगा, ये एक्सेप्ट कर रहा, मतलब ये बेस हो गया, ठीक है। तो एसिड एंड बेस का समझ में आ गया। जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब HCl क्या कर रहा है? आपका प्रोटॉन को डोनेट कर रहा, इसलिए HCl एसिड हो गया, NH3 क्या हो गया? बेस हो गया। अब ल्यूइस की थ्योरी। ल्यूइस की थ्योरी में क्या बोलता है? एन एसिड इज अ एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अब लोन पेयर क्या होते हैं? जब दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब पेयर, जोड़े में कोई चीज आ जाए, तो उसको बोलते हो पेयर। जैसे कि हम लोग आगे एग्जांपल देख रहे हैं। अभी एग्जांपल में लिखा है हमारा वाटर H2O, ठीक है। H2O को अलग स्ट्रक्चर बना के लिख दिया, प्लस H प्लस आयन, ठीक है।
तो अब ये क्या कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर होने के कारण ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन को ले रहा, इसके कारण क्या हो रहा है, H3O+ बना रहा। तो एक क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा, दूसरा क्या कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट कर रहा। मतलब ये क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर जो पेयर है ये H प्लस को डोनेट कर रहा। डोनेट करने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, इसके कारण ये आपका H प्लस आयन क्या हो जाएगा, एसिड। तो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड एंड बेस का अलग अलग डेफिनेशन दिया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपका लियोस का थ्योरी जो सबसे ज्यादा काम आता है। आप इसको ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस को लेके, बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी। अब बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी होता क्या है, इससे पहले जानने से पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं बफर के बारे में। बफर होता क्या है, बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेसिस्ट pH चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एन एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। क्या होता है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो pH का रेसिस्ट करता है चेंज होने का। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक बीकर है, बीकर में कोई सा सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा होने के कारण अगर आप इसमें बफर सॉल्यूशन भरा हुआ है, बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन भरा होने के कारण इसमें अगर आप कोई सा एसिडिक कंपोनेंट मिलाओगे तो भी ये रेसिस्ट करेगा। रेसिस्ट करना मतलब पीएच को चेंज नहीं होने देना, रेसिस्ट करना मतलब उसका विरोध करना। और अगर आप बेस भी डालोगे तो भी उसका रेसिस्ट करेगा, मतलब उसका विरोध करेगा चेंज होने का। उसी को हम लोग बोलते हैं बफर। ये आपको बफर समझ में आ गया होगा। कितने टाइप के बफर होते हैं, दो टाइप के बफर होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। अब इससे पहले एसिडिक एंड बेसिक बफर, एसिडिक वर्ड से समझ में आ रहा होगा एसिड होगा, बेसिक वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपका बेस होगा। अब बफर इक्वेशन क्या होता है, आप लोगों ने सबसे फेमस एक इक्वेशन के बारे में सुना होगा, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। इसमें क्या होता है, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन में कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ बफर। क्या होता है, पीएच चेक करने के लिए किसी भी बफर का हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आए कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, आपका बफर से। क्या चेक करता है, पीएच को चेक करता है बफर के। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपके किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन है उसी को हम बोलते हैं पीएच। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग एसिड बेस। एसिड के लिए अब इसका थ्योरी क्या होगा, इस एसिड के लिए इसका इक्वेशन क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। जब एसिड को आप लोग डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, एच होता है एसिड, इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस, और H प्लस आपका ये प्लस में ये माइनस में चला जाएगा तो आपका बना लेगा H3O+ आयन, और A माइनस मतलब कॉन्जुगेट बेस बना लेगा उसका। जिस भी एसिड के साथ जो जुड़ा होता है वही उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं, इक्वेशन फॉर एसिड। ठीक है, ये डिसोसिएशन था, अब हम उसका इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन फॉर एसिड, पीएच इक्वल टू पीके प्लस log 10, जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसका कंसंट्रेशन प्लस एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो चेक करते हैं। जैसे लिखा है के ए मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है, जो देके रखेगा। ए माइनस होता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन, प्लस एच ए होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जो ये ब्रैकेट बनाए हुए हैं ये होते हैं कंसंट्रेशन के सिंबल। अब पढ़ते हैं, सेम होता है बेस के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ बेस, इसका क्या होता है डिसोसिएशन, बी मतलब होता है बेस, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और कॉन्जुगेट बेस उसका HP। जैसे वाटर है, वाटर कैसे टूटेगा, OH माइनस में H प्लस में, तो ये इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करके आपका कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। अब इसका इक्वेशन कैसे होता है, जैसे सेम एसिड के लिए देखा था वैसे बेस के लिए होगा। यहाँ पीएच था क्योंकि हाइड्रोजन आयन था एसिड के लिए। अब इक्वेशन में अगर हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, POH हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू PKB log 10 HB प्लस बी, ये सेम होता है। KB क्या होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, HB प्लस आयन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, एंड B होगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट आयन, ये सब आपका
धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, पर इक्वेशन आपको थोड़ा सा लिख के याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला बफर कैपेसिटी के बारे में। बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। क्या होते हैं? कितने मोल होते हैं एसिड और बेस के एडेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एज टू चेंज द पीएच बाय यूनिट। बफर कैपेसिटी एक ऐसा कैपेसिटी होता है कितना आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल एसिड एंड बेस ऐड कर रहे हो, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे ये आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है किसी का, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें आप कितना एसिड एंड बेस यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी कैपेसिटी जो भी है कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए, जैसे पूरा कंसंट्रेशन उसका चेंज हो जाए, या तो एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, उसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी, ठीक है। इसका आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या होगा, बफर कैपेसिटी होता है नंबर्स ऑफ मोल, ठीक है, मोल मतलब कितना अमाउंट ले रहे हो एसिड और बेस का एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिससे उसका पीएच क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग बफर कैपेसिटी, ठीक है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बफर कैपेसिटी को? जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, बफर कैपेसिटी किसी की ताकत को आजमाना, ठीक है, कितना कैपेसिटी होगा उसको किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक स्केल है, ये कॉपी है, इस कॉपी को मैं कितने फोर्स से आगे बढ़ाऊं, ठीक है, उसी फोर्स को आप लोग बोलोगे किसी का कैपेसिटी, जिससे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। वैसे ही बफर कैपेसिटी में क्या होता है कि बफर कैपेसिटी में क्या होता है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या तो उसको एसिडिक बना दो या बेसिक बना दो, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बफर कैपेसिटी को? सबसे पहले आता है आपका टेम्परेचर, फिर आता है आपका आयनिक स्ट्रेंथ, फिर आता है आपका टोटल बफर कंसंट्रेशन, फिर फोर्थ आता है रेशियो ऑफ ए माइनस कॉन्जुगेट बेस प्लस एसिड। ये चीजें आपका बफर कैपेसिटी को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। चार चीजें हो गई, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टोटल बफर कंसंट्रेशन, टोटल बफर का कंसंट्रेशन क्या है, कितना 1 लीटर ले रहे हो, कितना ले रहे हो, एंड रेशियो ऑफ कॉन्जुगेट एसिड और बेस एसिड जो नॉर्मल ले रहे हो उसका रेशियो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, ठीक है, बफर फार्मास्यूटिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से कॉमन बफर है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उनका पीएच रेंज क्या होता है उनका बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा बल्क चाहिए होता है, इसलिए उसी पर्पज से मैंने नोट्स बनाए हैं। कॉमन बफर सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है आपका सिट्रेट बफर, जिसका पीएच रेंज होता है 3 से 6.2 के बीच होता है। सेकंड होता है आपका फास्फेट बफर, जिसका रेंज होता है आपका 5.8 से 8 के बीच। फिर थर्ड होता है आपका एसीटेट बफर, जिसका रेंज होता है 3.6 से 5.6, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉमन बफर हो गए। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम में इसका क्या यूज है, हम यूज तो कर रहे हैं बफर का, वास्तव में हमारी फार्मेसी में इसका क्या यूज होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी ड्रग को स्टेबल करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए हमको उस डोजेस फॉर्म को स्टेबल रखना है, ताकि उसका कोई भी एसिडिक या बेसिक इफेक्ट ना पड़े, तो इसके लिए हम लोग बफर यूज करते हैं। मेनी ड्रग आर पीएच सेंसिटिव, बफर मेंटेन पीएच टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। क्या होते हैं कि बहुत सारी आपकी ड्रग है, ठीक है, ड्रग क्या होती है आपकी पीएच सेंसिटिव होती है, मतलब पीएच के प्रेजेंस में जैसे थोड़ा सा भी एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ आपका सॉल्यूशन या डोजेस फॉर्म का जो भी आप बना रहे हो, उसके कारण आपका जो भी आगे वाला डोजेस फॉर्म है वो खराब ना हो, जो ड्रग बना रहे हो वो खराब ना हो, उसको मेंटेन यानी कि डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सेकंड होता है सोल्यूबिलिटी, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए एक्टिव इंग्रेडिएंट कैन डिपेंड ऑन पीएच। क्या होता है, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट जिनको बोलते हो आप लोग एपीआई, वो भी उनकी सोल्यूबिलिटी भी पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा H प्लस आयन या OH माइनस आयन देगा वो उतनी जल्दी सोल्यूबल होगा। थर्ड होता है आपका इफिकेसी एंड सेफ्टी। क्या होता है,
वो कितना इफिकेशियस है, मतलब कितना सेफ है उसको लेने के लिए, उसका भी प्रॉपर मेंटेन तरीके से, प्रॉपर इसका पर्पस है बफर सिस्टम का, उसको प्रॉपर मेंटेन बनाए रखे उसकी इफिकेसी को, ताकि लंबे समय तक हम यूज कर सके और पेशेंट के लिए वो सेफ हो, जो भी वो ड्रग ले रहा है उसके लिए वो सेफ हो। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन है इसका इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए। मस्ट मैच फिजियोलॉजिकल पीएच टू अवॉइड टिश्यू डैमेज। क्या होता है कि हम कोई भी इंजेक्शन ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको फीवर आया, अब फीवर के लिए हम फेब्रिनिल लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल जैसे कि हम आईवी रूट से ले रहे हैं बोतल के साथ, तो वो हमारे टिश्यू को डैमेज ना कर दे, इसके लिए हम लोग पीएच मेंटेन करने के लिए उसका बफर यूज करते हैं। सेकंड होता है आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का मतलब होता है जैसे कि हमारे टीएस आंसू का पीएच होता है 7.4 के है, तो बफर उसको मेंटेन करके रखता है। आप लोग समझने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, सेंटेंस आप लोग इजीली बना सकते हो। थर्ड है आपका ओरल मेडिकेशन। बफर प्रोटेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टोमक एसिड एब्जॉर्प्शन। क्या करता है कि कुछ ड्रग क्या होती है कि आपका जो भी स्टोमक का पीएच होता है HCl, उसकी प्रेजेंस में जाके डिग्रेड हो जाती है, डिग्रेड होने के कारण वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाती है, तो बफर उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गए, पर्पस हो गए, कॉमन बफर सिस्टम हो गया। अब बफर की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, बफर स्टेबिलिटी होती क्या है। तो बफर स्टेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले बफर स्टेबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे। बफर स्टेबिलिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ बफर टू मेंटेन इट्स पीएच एंड बफरिंग कैपेसिटी ओवर अ टाइम। क्या होता है, कितनी एबिलिटी है बफर के, ताकि वो बफर सिस्टम को मेंटेन करके रख सके, उसके पीएच को मेंटेन करके रख सके, उसी को बोलते हैं हम बफर की स्टेबिलिटी। कितना टाइम तक स्टेबल है। फॉर एग्जांपल के लिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप कितने टाइम तक मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेक्चर है, पूरा लेक्चर आप एक साथ बैठ के देख रहे हैं कि ये इसको आप पहले 10 मिनट देखे, 10 मिनट बाद देखे, फिर 10 मिनट देखे, तो ये आपकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि आप एक टाइम में कितना सिटिंग टाइम है आपका, वही आपकी स्टेबिलिटी हो जाती है। वैसे ही बफर स्टेबिलिटी में क्या होता है, बफर की स्टेबिलिटी देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को वो कितने टाइम तक स्टेबल करके रख सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बफर स्टेबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, सेम होता है टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन एंड अदर केमिकल, जैसे पिछला पढ़ा था हमने सेम वैसे ही है। अब बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग इसका टोनिसिटी देख लेते हैं। टोनिसिटी का मतलब क्या होता है, इसी में 3 टाइप के आते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। टोनिसिटी का मतलब क्या होता है, टोनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय अल्टरिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट में वाटर लेते हैं इन दे। क्या होता है, कितनी एबिलिटी है आपकी सॉल्यूशन चेंज होने की, जिससे क्या होता है आपका सेल में जो भी अल्टरिंग हो रहा, अल्टरिंग मतलब जो भी चेंज हो रहा सॉल्वेंट के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं टोनिसिटी। कितना आपके सॉल्वेंट के अंदर ताकत है जिससे आपके सेल के अंदर की टोनिसिटी चेंज हो जाए, मतलब जो भी टोनिसिटी है सेल के अंदर वो चेंज हो जाए, उसी को हम लोग टोनिसिटी बोलते हैं। अब टोनिसिटी अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है आपकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, दूसरी होती है हाइपोटोनिक, तीसरी होती है आइसोटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन हैविंग अ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ अ बॉडी फ्लूइड। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल है, जैसे कि हमने टोनिसिटी के डेफिनेशन में पढ़ा था, सेल की पावर को चेंज करना, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड भरा है उसको चेंज करना। आरबीसी मतलब सेल है, ये आपका सेल मान लीजिए, सेल बना लिया हमने, सेल के अंदर का जो भी सॉल्यूशन है उसको चेंज करना है आपको। फॉर एग्जांपल के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अभी आपने क्या पढ़ा था, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ अ बॉडी फ्लूइड, मतलब आपके बॉडी फ्लूइड से सेल के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, सेल के अंदर का हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और आपके सेल का प्रेशर आपके इन्वायरमेंट का प्रेशर उससे कम है, तो ये सेल के अंदर का प्रेशर इससे बाहर जाएगा, बाहर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, सेल क्या होगी, श्रिंक होगी। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होती है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर के एनवायरनमेंट का कम होता है, जिसके कारण ये सेल बस्ट हो जाती है,
उसके कारण आपका सेल श्रिंक हो जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये कंडीशन होता है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग हाइपोटोनिक वाली कंडीशन में क्या होता है। इसके जस्ट अपोजिट होगा आपका, जैसे कि आपके सेल के बाहर का कंसंट्रेशन है, ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से, जिसके कारण बाहर का कंसंट्रेशन अंदर जाएगा, अंदर जाने के कारण सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, जिसके कारण सेल क्या होगी, स्वेल होगी, स्वेल के कारण वो फूल जाएगी। तो मतलब क्या होगी, स्वेल वाली कंडीशन किस में होती है, हाइपोटोनिक वाले में होती है। अब तीसरा होता है आपका आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम रहता है। जैसे कि आपका ये सेल है, सेल के बाहर सॉल्यूशन है कोई सा, सॉल्यूशन के बाहर का कंसंट्रेशन भी सेम है, अंदर का कंसंट्रेशन भी सेम है, जैसे नॉर्मल बॉडी में होता है। इसके कारण ना सेल श्रिंक होगी ना स्वेल होगी। इसी कंडीशन, जैसे आपने कभी बॉडी में आप लोग फ्लूइड लेते हो, बोतल चढ़वाते हो, उसमें देखते हो आप कंसंट्रेशन रहता है 0.9% NaCl, मतलब ये ऑस्मोटिक आइसोटोनिक कंडीशन है। इसमें ना सेल स्वेल होगी ना सेल श्रिंक होगी। इसी कंडीशन को आइसोटोनिक कंडीशन बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लो, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने बोला बाहर का प्रेशर भी, जो सेल के अंदर का प्रेशर और बाहर का बॉडी का प्रेशर, ठीक है, सेम रहेगा। एज ए बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के जैसा ही रहता है। एग्जाम्पल में ऑप्थेल्मिक, नसल, पेरेंटर शुड बी ऑस्मोटिक। ये सब चीजें ऑस्मोटिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, नेसल ड्रॉप लेते हैं, ऑप्थेल्मिक आई में रहते हैं, पेरेंटल इंजेक्शन लेते हैं, ये सब आइसोटोनिक होना चाहिए। अब कौन कौन सी मेथड यूज होती है इसके कैलकुलेशन के लिए टोनिसिटी की, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है व्हाइट विंसेंट मेथड, जो अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। और मेजरमेंट या कैलकुलेशन मेथड ऑफ टोनिसिटी आता ही है। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी देख लेते हैं। मेथड फॉर मेजरिंग टोनिसिटी आपका होता है पहला होमोलाइटिक मेथड, दूसरा होता है क्रायोस्कोपिक मेथड। होमोलाइटिक मेथड मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं इसको वर्ड को ब्रेक करूं, होमोलाइटिक मतलब दो वर्ड आपस में ही आपको पता चल रहा है। आप लोग कोई भी चीज पहले पढ़ने से पहले उसके वर्डिंग पे ध्यान दिया करो, जिससे आपका आधा डाउट क्लियर हो जाता है। होमोलाइटिक, होमोलाइटिक मतलब होता है किसी चीज का लाइसिस होना, लाइसिस होना मतलब किसी चीज का टूटना। होमो मतलब ये आपका वर्ड है ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आरबीसी से रिलेटेड। अभी आपको आगे दिखाऊंगा। इन दिस मेथड दैट असेस द टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग इट्स इफेक्ट ऑन रेड ब्लड सेल। क्या करते हैं हम इसका, टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग इट्स इफेक्ट ऑन रेड, हम रेड ब्लड सेल पे इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या हो रहा, सेल श्रिंक हो रही, सेल श्रिंक हो रही, सेल स्पेयर हो रही या सेल बस्ट हो रही। जैसे कि हमने अभी देखा था हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक में, वही कंडीशन होमोलाइटिक मेथड में हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट मेथड है, इसलिए मेथड फॉर मेजरिंग में ये आ जाएगा। क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक वर्ड यूज करते हैं हम फ्रीजिंग के लिए, इसका एक और नाम है फ्रीजिंग मेथड, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्रायोस्कोपिक मेथड आल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हम क्या चेक करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं। दिस मेथड मेजर द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या चेक करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, कितना सॉल्यूशन माइनस में जा रहा है या कितना फ्रीज हो रहा, प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करके उसको चेक करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक मेथड। अब थर्ड होता है आपका कैलकुलेशन एंड मेथड फॉर एडजस्टिंग टोनिसिटी। कौन कौन सी मेथड होती है एंड कौन कौन सी कैलकुलेशन करते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इंडस्ट्री में कोई चीज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इंडस्ट्री में अगर आप लोग बी फार्म के बाद इंडस्ट्री का ही कोई लोग ज्वाइन करोगे, कोई अलग अलग जगह जाओगे, तो उसमें देखोगे आप लोग कि अलग अलग तरीके से टोनिसिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमको हमारा प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टेबल करके रखना है। तो उसी के लिए कुछ कैलकुलेशन मेथड होती है। पहली होती है क्लास 1 मेथड, दूसरा होता है क्लास 2 और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, अधिकतर आती रहती है व्हाइट पिंसेट मेथड। क्लास 1 में हम लोग देखते हैं दो मेथड आती है, क्रायोस्कोपिक मेथड जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। दूसरी होती है NaCl इक्विवेलेंट मेथड।
NaCl इक्विवेलेंट मेथड को डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें क्या देखते हैं, NaCl इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग इज द अमाउंट ऑफ NaCl। NaCl का अमाउंट देखते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम पर ड्रग। किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? 1 ग्राम ड्रग के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसको आप लोग मेजर कैसे करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे इसको? PSA, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 0.9 माइनस PSM इंटू ई ऑफ मेडिकामेंट। अब PSA क्या होता है? इसमें परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ अ मेडिकामेंट, जो आप मेडिकामेंट जैसे API ले रहे हो उसका परसेंटेज, प्लस PSM परसेंटेज ऑफ NaCl फॉर एडजस्ट टोनिसिटी, और जितना आप NaCl ले रहे हो उसका परसेंटेज। इन दोनों को लेके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, NaCl इक्विवेलेंट मेथड का जो भी हम लोगों को जितना NaCl यूज करना है, क्लास 1 मेथड का जो भी है वो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। सेकंड होता है क्लास 2 मेथड। क्लास 2 मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। वाटर इज एडेड टू द ड्रग इन सफिशिएंट अमाउंट टू मेक इट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या करते हैं, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए क्लास 2 मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। कितना वाटर चाहिए आइसोटोनिक को मेंटेन करने के लिए, वो क्लास 2 मेथड में देखते हैं, और क्लास 1 मेथड में हम लोग NaCl के अकॉर्डिंग करते हैं। अब थर्ड आपका जो इंपॉर्टेंट मेथड है सबसे ज्यादा, वो होता है व्हाइट विंसेंट मेथड। अब व्हाइट विंसेंट मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, होता क्या है, इसका डिस्कस कर लेते हैं। व्हाइट विंसेंट मेथड में होता है, द व्हाइट विंसेंट मेथड इज अ वे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ ड्रग। क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ही कैलकुलेशन करेंगे जो ड्रग के लिए बनाया गया है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, द मेथड इन्वॉल्व एडिशन ऑफ वाटर। इसमें भी क्लास 2 की तरह वाटर को ऐड कर रहे हैं टू गिवन अमाउंट ऑफ ड्रग। इट यूज द ड्रग मास एंड सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू। क्या करते हैं, इसमें वाटर एंड NaCl दोनों को ले लेते हैं, मतलब क्लास 1 और क्लास 2 मेथड दोनों को एक साथ करके चेक करते हैं। उसमें इसका मास भी देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट भी देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W इंटू ई इंटू 111.1। अब इसका मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मेक द सॉल्यूशन आइसोटोनिक। क्या होता है, वॉल्यूम लेते हैं वाटर का जिससे सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए, आइसोटोनिक हो जाए। W मतलब कितना वेट ले रहे हैं, और E मतलब NaCl इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग। NaCl का इक्विवेलेंट कितना ले रहे हैं, मतलब वाटर भी ले रहे हैं, NaCl भी ले रहे हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने सारा का सारा कैलकुलेशन मेथड देखा। कैलकुलेशन मेथड देखने के बाद आपका कैसे बफर कैसे, कौन कौन से बफर होते हैं, कितने टाइप के बफर होते हैं, जिनका पीएच रेंज क्या होता है, उनका कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी देख लिए। ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिए, और प्रीवियस लेक्चर की यूनिट फर्स्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।